Hello everyone, welcome back to another very important video, pollen related video, that is pollen allergy, pollen bank, pollen viability, pollen kit. The first topic is pollen allergy. Allergy means the body activity against foreign substances which makes us sick. बाहर से आने वाला जो पदार्थ हमारे बॉडी को सिक करता है, जिसके वजह से बॉडी हमारी रिएक्ट करती है, सुपर सेंसिटिविटी एग्जर्ट करती है, वही एलर्जी कहलाती है। एलर्जी धूल से भी हो सकती है, धुएं से भी हो सकती है, खाने वाले पदार्थों से भी हो सकती है, फूल के पराग कणों से भी हो सकती है। और आज हम उसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, पॉलन एलर्जी। कुछ पादप प्रजातियों के परागकण अनेक लोगों में एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना उत्पन्न करते हैं। उनमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि क्रोनिक अवस्था में, यानी कि काफी लंबे समय तक अगर वो चीज पड़ी हुई है तो क्रोनिक अवस्था में अस्थमा एवं ब्रोंकाइटिस उत्पन्न हो जाता है। एलर्जी सीजनल भी हो सकता है, मतलब ये कि एलर्जी जो है वो समय समय पर, आपने देखा होगा कि जिस समय काफ़ी मात्रा में फसलें बोई गई होती हैं और वहाँ से बहुत सारे परागकण निकल रहे होते हैं, तो कुछ लोग जो है अपने आप के मुंह पर जो है वो उसे ढक लेते हैं, कुछ कवर लगा लेते हैं, क्योंकि उनको वो परागकण जो हैं या पॉलन जो हैं वो बर्दाश्त नहीं होते हैं, अर्थात उनको उस पॉलन से एलर्जी रहती है। तो कुछ में वो क्रोनिक अवस्था में लंबे समय तक जो पड़े रहते हैं, तो उनमें जो है अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। एलर्जी सीजनल भी हो सकती है, समय समय पर भी हो सकती है। कुछ ऐसे पादप हैं जो रियली एलर्जी कॉज करते हैं, और उन पादपों में कौन है? पार्थेनियम, जिसको हम गाजर घास भी कहते हैं, ये भी एलर्जी कॉज करते हैं। चिरोपोडियम, जिसको हम बाथू कहते हैं, इनसे भी एलर्जी होती है। इनके भी परागकण से एलर्जी होती है, इनके भी परागकण से एलर्जी होती है। एमेरंथस, इनके भी परागकण से एलर्जी होती है। अर्थात पार्थेनियम, चिरोपोडियम, एमेरंथस, रिसिनस, जिसको हम एरंडी कहते हैं, साइनोडॉन, इनके परागकणों से ह्यूमन बॉडी में जो होता है वो एलर्जी सिम्पटम्स उत्पन्न होते हैं, अर्थात उनमें ये सिकनेस उत्पन्न होती है। दूसरी चीज है पॉलन संपूरक या पॉलन सप्लीमेंट्स। स्टूडेंट्स, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दे आर हाईली न्यूट्रिशियस, they are full of nutritions, and therefore in western countries they use pollen as a food supplements. पश्चिमी देशों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पराग कणों को अपने भोजन के संपूरक आहार के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि they are rich in supplement, they are rich in food nutrients. न्यूट्रिएंट्स से वो काफी रिच होते हैं, और यही कारण है कि वे लोग जो है परागकणों को फूड सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। खास करके वे लोग जो अपनी बॉडी को काफ़ी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, या अपनी बॉडी को, अपनी स्टेमिना को काफ़ी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, या रेस में पार्टिसिपेट करने वाले जो हॉर्सेज होते हैं, उनको जो है ये पॉलन्स के जो सप्लीमेंट्स हैं या पूरक आहार के रूप में ये उनके लिए दिए जाते हैं। और कैसे दिए जाते हैं? पॉलन प्रोडक्ट जो होते हैं वो पॉलन टैबलेट के रूप में, साथ ही साथ पॉलन सिरप के रूप में भी वो इस्तेमाल उसका करते हैं। आप एमसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो वहां पर आपको इसका एक फिगर मिलेगा, बी पॉलन, या उसका मतलब 2 डब्बे मिलेंगे आपको। तो आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि फर्स्ट कमर्शलाइजेशन पॉलन सप्लीमेंट्स का किसने किया, तो आपको कहना होगा कि वो इंग्लैंड ने किया। आप वहां देखेंगे तो वहां इंग्लैंड लिखा भी होगा। कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन रियली द फर्स्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ पॉलन सप्लीमेंट यूज्ड बाय इंग्लैंड। तो पश्चिमी देशों में ये सब चीजें शुरू हुई। आज खास करके जो एथलीट्स होते हैं या जो दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, उनको ये सब चीजें दी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, तो वो मिनरल्स भी ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एथलीट्स और ये जो हॉर्सेज होते हैं उनके अंदर से जो मिनरल्स की कमी होती रहती है, तो ये पॉलन संपूरक या पॉलन सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो उसको पूरा करते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा है पॉलन वायबिलिटी या पॉलन का जीवन काल। व्हाट इज वायबिलिटी?
स्टूडेंट्स, आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये बाइथिकस एंथर है और ये आपकी किसी फ्लावर की फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। अब यहां से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स यहां तक पहुंचते हैं, अर्थात मैच्योर एंथर में से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने के बाद इस स्टिग्मा तक जब पहुंचते हैं, तो स्टिग्मा तक पहुंचने के दौरान अगर वो फर्टिलाइजेशन के कैपेबल हैं तो दैट पीरियड इज कॉल्ड पॉलन वायबिलिटी। मान लीजिए अगर इस फ्लावर की वायबिलिटी 30 मिनट्स है और ये पॉलन ग्रेन यहां तक पहुंचने में 1 डे लगाता है या 2 डे लगाता है, इसका पॉलन जो है वो वायबल नहीं है, क्योंकि इस स्टिग्मा के लिए वो टाइम इसका क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है। अगर किसी स्टिग्मा के लिए, किसी पॉलन के लिए अगर उसकी वायबिलिटी पीरियड 40 मिनट्स है और वो पॉलन ग्रेन 30 मिनट्स के अंदर अगर वहां पहुंच जाता है तो वो पॉलन क्या है, वो वायबल है। तो ये अलग अलग फ्लावर्स के लिए अलग अलग ह्यूमिडिटी, अलग अलग कंडीशन में जो है ये इसकी वेरी करती रहती है, क्योंकि आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि इसके लिए ये उसका वायबल पीरियड है। वायबल पीरियड का मतलब ये हुआ कि कितने समय में ये पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव रहता है, कितने समय में पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव रहता है, दैट इज कॉल्ड पॉलन वायबिलिटी। निषेचन के लिए वो परागकण कितने समय तक के लिए एक्टिव रहता है। खास करके आप जानते होंगे कि चावल में, गेहूं में जो उसकी पॉलन वायबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, दैट इज इक्वल टू 30 मिनट्स। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसी प्लांट फैमिलीज हैं जहां पॉलन वायबिलिटी काफी हाई होती है, अर्थात कुछ मंथ्स तक होती है। फॉर एग्जाम्पल गेहूं, चावल में पॉलन वायबिलिटी जो होती है वो 30 मिनट्स की होती है, जो कि काफी कम होती है। लेकिन आर्यलस, रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी फैमिली आप जानते ही हैं, लेगुमिनेसी फैमिली भी आप जानते हैं, सोलेनेसी फैमिली के बारे में भी आपको काफी अच्छी जानकारी होगी। तो इन फैमिलीज में जो है, जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो पॉलन वायबिलिटी होती है वो क्या होती है, कुछ माह होती है, फ्यू मंथ्स होती है। तो फ्यू मंथ्स के लिए इनके पॉलन जो होते हैं वो वायबल रहते हैं, ताकि ये स्टिग्मा उसको जो है एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि जो भी पॉलन यहाँ पहुंचेगा वो कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉलन ग्रेन यहाँ आकर के जर्मिनेट करें और सारे के सारे पॉलन ग्रेन यहाँ आकर के पहुंच जाए। स्टिग्मा कंपैटिबल होती है, पॉलन ग्रेन को वो किस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द कंडीशंस, उसमें का ह्यूमिडिटी कैसी है, उस समय जो है वो ह्यूमिडिटी अर्थात नमी, उस समय टेम्परेचर कैसा है, वो उस स्पीसीज का है कि नहीं है, किसी और स्पीसीज का तो नहीं। तो यहाँ ये स्टिग्मा जो है उसको स्वीकार करेगी कि नहीं स्वीकार करेगी, ये टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, स्पीसीज कैसी है। स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है वो आपका है पॉलन बैंक। अनदर पॉइंट, पॉलन बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलन बैंक। आपने देखा होगा कि एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स के सीमेन जो है वो स्टोर किए जाते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ के क्या कहते हैं सीमेन स्टोर किए जाते हैं, स्पर्म स्टोर किए जाते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए, सीड्स भी स्टोर किए जाते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि उनका वो पड़ा रहे और फिर उचित समय आने पर उनसे काम लिया जा सके। ठीक इसी प्रकार से परागकणों को भी लंबे समय तक जो है वो वायबल बनाने के लिए रखा जाता है। तो कैसे रखा जाता है, उसकी कंडीशन होती है कि -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में, -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और उसको हम कई वर्षों तक स्टोर कर सकते हैं, कई वर्षों तक उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलन बैंक। किसी पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन में स्टोर करना ताकि उसकी वायबिलिटी बनी रहे,
इसको हम लोग कहते हैं पॉलन बैंक। इसके लिए हम स्पर्म को भी उसको क्या करते हैं, इसी टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, इसमें सीमेन को भी इसी टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, सीड्स को भी हम इसी टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। अर्थात सीमेन बैंक भी होता है, स्पर्म बैंक भी होता है, सीड्स बैंक भी होते हैं। स्टूडेंट्स, परागकण क्या है? परागकण इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने पढ़ाया है कि परागकण को एनसीईआरटी ने नर युग्मकोद्भव को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट बताया है। परागकण नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण नर युग्मकोद्भिद की फर्स्ट स्ट्रक्चर भी मानी जाती है और परिपक्व परागकोश के अंदर परागकण का जो होता है वो परिवर्धन होता है। और उसको पहले मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से ये लघु बीजाणुधानी के अंदर पॉलन मदर सेल होती है, स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यूज की बाद में स्पोरोजेनस सेल्स का काम करती हैं। स्पोरोजेनस सेल्स की हर सेल जो होती है वो पॉलन मदर सेल बनाती है और पॉलन मदर सेल का फिर मेयोटिक डिवीजन होता है, मेयोसिस होती है, जिससे 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और ये माइक्रोस्पोर्स टेट्राड के रूप में अरेंज हो जाते हैं। और जब ये टेट्राड के रूप में अरेंज हो जाते हैं फिर बाद में जब कैलोस डिसॉल्व होता है कैलेज एंजाइम के द्वारा, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, 4 पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। 4 पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन्स बन गए। और ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इसमें पड़े रहते हैं, परागकोश में पड़े रहते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब इसी परागकोश के अंदर ही फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन का परिवर्तन इसी परागकोश के अंदर ही होता है। क्या होता है वहां पर? होता क्या है एक्चुअली, जो परागकण, तो आप परागकण के बारे में आप जानते होंगे कि परागकण में एक बड़ी सी रिक्तिका होती है और इसका केंद्रक जो होता है वो परिधि हो जाता है, साइटोप्लाज्म भी परिधि हो जाता है और ये इसके चारों तरफ जो है स्पोरोपोलिन पाई जाती है। चारों तरफ स्पोरोपोलिन की एक्साइन होती है और जगह जगह इसमें जर्मपोर होते हैं। अंदर वाली परत इंटाइन कहलाती है। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले तो ये परागकण की संरचना आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है या आप नहीं जानते हैं तो आप YouTube पर बायोमाउंट टाइप करिए और वहां आपको ये वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख लें। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पर चीज बता देता हूँ कि ये क्या है, एक पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के बाहर ये स्पोरोपोलिन की जो है एक्साइन है। एक्साइन पूरी कंटिन्यूअस नहीं होती है, जगह जगह है यह जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। और जहाँ स्पोरोपोलिन या एक्साइन नहीं पाई जाती है, जहाँ एक्साइन नहीं पाई जाती है उस स्थान का नाम है जर्मपोर। और अंदर की जो इंटाइन, यही इंटाइन जो होती है वो पतली होती है, कंटिन्यूअस होती है। इसी जर्मपोर से इंटाइन जो है वो परागनलिका के रूप में बाहर निकलती है। इसी जर्मपोर से इंटाइन परागनलिका के रूप में बाहर निकलती है। एक्चुअली हो क्या रहा है, जो परागकण का मैंने कहा है कि फर्दर डेवलपमेंट, तो परागकण का फर्दर डेवलपमेंट जो होता है वो ये न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद, और वो भी अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन जब होता है तो हो क्या रहा है, यहां पर एक बड़ी कोशिका बन जाती है। बड़ी कोशिका को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी कोशिका होती है उसको कहते हैं जेनरेटिव सेल। ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद 2 न्यूक्लियस बने, वेजिटेटिव न्यूक्लियस
और जनरेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो छोटा होता है। उसके बाद वेजिटेटिव न्यूक्लियस के बाद चारों तरफ वॉल बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव न्यूक्लियस के बाद चारों तरफ भी वॉल बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो होती है वो छोटी होती है, वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बड़ी होती है। इसी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल जो होती है वो तैरती रहती है। तो मैं क्या कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था कि जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ वो इन सिटू डेवलपमेंट होता है, मतलब जहां परागकोश होता है, परागकोश के अंदर ही परागकण का डेवलपमेंट होता है। और उस समय अब यहां पर दो कोशिका है। बाद में क्या होता है, कुछ पादपों में क्या होता है, ये जो वेजिटेटिव सेल है और ये जो जनरेटिव सेल है, काफी बड़ा नहीं होता है, ये काफी बड़ा होता है और ये कुछ इस तरह से होता है। तो वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल, तो यहां तो 2 सेल स्टेज है। यहां क्या होता है, फर्दर जो होता है डिवीजन होता है और ये सेल भी जो होती है वो डिवाइड हो जाती है और इस तरह से ये सेल 2 सेल में बदल जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 3 सेल स्ट्रक्चर है। ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये तो आपकी वेजिटेटिव सेल है, और ये दो यहां पर क्या हो गए, जनरेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल फिर डिवाइड की, जनरेटिव सेल जो है वो फिर डिवाइड हो रही है, जनरेटिव सेल फिर डिवाइड हो रही है। तो इस प्रकार से यहां पर कितनी सेल हो गई, 3 सेल हो गई। कितनी सेल हो गई, 1 सेल और ये 2 सेल यहां पर हो गई, तो 3 सेल स्ट्रक्चर। तो हो क्या रहा है, 60% पादपों में परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में परागकोश से बाहर आते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैं उनमें 60% पादपों में परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में परागकोश से बाहर आते हैं, लेकिन 40% पादपों में परागकण जो होता है वो त्रिकोशिकीय अवस्था में बाहर आते हैं। मतलब 3 कोशिकाएं होती है यहां पर क्या है, यहां पर केवल 2 कोशिका है, यानी कि ये 2 सेल्ड है, और ये क्या है, 3 सेल्ड है। ये कैसी स्ट्रक्चर है यार, ये 3 सेल्ड है, मतलब त्रिकोशिकीय है। बात समझ में आ गया होगा, परागकण के बारे में समझ में आ गया। अब परागकण का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, बाद कैसा डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। इस प्रकार से ये 2 सेल्ड स्टेज में क्या हो जाती है, परागकोश से सेट हो जाती है, परागकोश से निकल जाती है। 60% पादपों में द्विकोशिकीय अवस्था में निकलती है। लेकिन आगे क्या होता है, अभी जो ये जनरेटिव सेल बची हुई है, ये जनरेटिव सेल फिर डिवाइड करती है, फिर इसका माइटोसिस होता है और उसके बाद ये एक बड़ी कोशिका ये और ये 2 छोटी कोशिकाएं बन जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये कितनी अवस्थाएं हो गई, 3 सेल हो गई। तो 3 सेल स्टेज में ये बाहर निकलता है। तो 40% पादपों में परागकण त्रिकोश की अवस्था में परागकोश से बाहर आते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है पॉलन किट। पॉलन किट क्या है, पॉलन किट का मतलब ये हुआ कि कुछ कीट परागित पुष्प होते हैं, उनके परागकण के चारों ओर लिपिड और कैरोटीनॉइड की एक चिपचिपी तेलीय परत होती है। चिपचिपी तेलीय परत होती है। कीट परागित पुष्प जो होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, परागकण के चारों ओर लिपिड की और कैरोटीनॉइड की चिपचिपी तेलीय परत होती है। इसे हम लोग कहते हैं पॉलन किट। ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, पॉलन किट कहते हैं। पॉलन किट का कार्य क्या है, तो पॉलन किट का कार्य है परागकण को कीटों से चिपकने में मदद करना, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना, क्योंकि इसका कलर जो होता है वो येलो कलर होता है। तो परागकण जो होता है वो कीट उसको आकर्षित करते हैं, परागकण करता है, तो जो अपनी ओर आकर्षित करेगा तभी तो उसके सरफेस से चिपकेगा। कीट आएगा वहां बैठेगा तभी उसके सरफेस से चिपकेगा। तो ये जो पॉलन किट है वो क्या काम करती है, परागकण को कीटों से चिपकने का कार्य करने में मदद करती है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करती है, और साथ ही साथ
यूवी लाइट या पराबैंगनी विकिरणों से बचाने का भी ये कार्य ये पॉलन किट करता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आज का वीडियो था पॉलन एनर्जी, पॉलन बैंक, पॉलन वायबिलिटी और पॉलन किट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही आपको बहुत से वीडियो मिलते रहेंगे। आप मज़े से पढ़ते रहिए, अपने करियर को ब्राइट बनाने की में आप लगे रहिए। धन्यवाद।